नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सिटी लाइट में आपका स्वागत है। खबरों को देखेंगे विस्तार से। कर्नाटक में मिली जीत के बाद कांग्रेस अब इस वर्ष के अंत में होने वाले अन्य चुनावी राज्यों पर अपनी तैयारी तेज कर रही है। इसलिए 27 मई को दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के सभी वरिष्ठ नेताओं की राष्ट्रीय बैठक होगी, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी लेने जा रहे हैं इस बैठक को। और इस बैठक में छत्तीसगढ़ सत्ता संगठन में सामंजस्य के साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति बनेगी, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसकी तैयारी कांग्रेस और भाजपा ने युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। आए दिन एक दूसरे को घेरने के लिए सड़क पर प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोटाले घपलों का आरोप लगाया जा रहा है। खासकर कांग्रेस, जो 2018 में 15 साल बाद सत्ता में लौटी है, जिन्हें अब 2023 में अपनी सरकार दोबारा लाने के लिए सत्ता और संगठन में एकजुटता के साथ ही अन्य चुनौतियों से भी गुजरना पड़ रहा है। इस स्थिति में 27 मई को दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेताओं की बैठक लेंगे, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य सरकार के किए गए कार्यों और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम संगठन के कामकाज का प्रेजेंटेशन देंगे। इस बैठक में मुख्य रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मोहन मरकाम के अलावा प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू शामिल होने जा रहे हैं। जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, अब दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी मुक्त हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार थी, उसको हम लोग छीने, तो निश्चित रूप से इससे कार्यकर्ताओं के मनोबल में वृद्धि होगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। और जो हम मुद्दे लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, उसे जनता अपना रही है। कर्नाटक में मिली जीत के बाद देश और प्रदेश के कांग्रेस नेता उत्साहित हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ समेत 2023 में होने वाले कई राज्यों के चुनाव के साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी भी साथ ही में करने की रणनीति तैयार हो रही है। खासकर छत्तीसगढ़, जहां कांग्रेस का लोकसभा में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, इसलिए अब दिल्ली में होने जा रही यह बैठक में 2023 विधानसभा चुनाव का घोषणा पत्र तैयार करने पर चर्चा होगी। विधानसभा चुनाव के साथ ही लोकसभा चुनाव को देखते हुए तैयारी होगी। सरकार के कामकाज और विधायकों के परफॉर्मेंस पर चर्चा होगी। राज्य सरकार पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों के जवाब पर बात होगी। केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर भी रणनीति तैयार होगी। विधानसभा चुनाव के लिए गठित होने वाली कई समितियों में जिम्मेदारी को लेकर चर्चा होगी। विधानसभा चुनाव में बड़े नेताओं की सभा को लेकर तैयारी की जाएगी। जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए विशेष रणनीति बनेगी। दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं का बलौआ, जो हलचल मची थी कांग्रेस पार्टी के अंदर में, जब शैलजा जी अचानक आई और मुख्यमंत्री निवास पर बैठक हुई, जिस तरीके से शराब का 2000 करोड़ का जो घोटाला सामने है, उससे बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं, पूरे कांग्रेस पार्टी के अंदर में हड़कंप मचा हुआ है। नहीं है, इस सरकार की रवानगी तय है और इसीलिए दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं को बुलाया। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक आने वाले चुनाव के संबंध में रणनीति बनाने के लिए बुलाई गई है। तो जिन जिन राज्यों में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, राजस्थान सहित तमाम राज्यों की प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों की बैठक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राहुल जी सहित तमाम वरिष्ठ नेता ले रहे हैं। समन्वय स्थापित करके हमारी कार्य योजना बनाने के लिए बुलाई गई। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 71 विधायक हैं, जिसे बरकरार रखना उसके सामने बड़ी चुनौती है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के लगातार करप्शन के आरोप और केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई भी चल रही है। कांग्रेस इन तमाम समस्याओं का समाधान अपने नेताओं के भीतर एकजुटता और बेहतर रणनीति के साथ करना चाहती है। इसलिए सत्ता और संगठन से जुड़े वरिष्ठ नेताओं को चुनाव के मद्देनजर जिम्मेदारियां मिलेगी। अब देखना होगा कि कांग्रेस की इस बैठक में बनने वाली रणनीति के बाद ग्राउंड स्तर पर इन नेताओं की एक्टिविटी कैसी रहेगी। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस इस बार हार्डकोर हिंदुत्व के एजेंडे पर मजबूती से आगे बढ़ रही है। कांग्रेस की तैयारियां देखकर बीजेपी बेचैन है, लेकिन कांग्रेस बजरंग बली के सहारे सत्ता की सीढ़ी चढ़ने के लिए बेताब है। अब कांग्रेस प्रदेश की हर विधानसभा सीट पर सुंदरकांड, हनुमान चालीसा के 108 पाठ और रुद्राभिषेक के जरिए माहौल तैयार कर रही है। मध्य प्रदेश के हिंदू वोटरों को रिझाने के लिए कांग्रेस हर मुमकिन कोशिश में जुटी है। इसलिए पार्टी हार्डकोर हिंदुत्व के एजेंडे को हर विधानसभा सीट तक ले जा रही है और इसका जिम्मा उठाया है कांग्रेस के धर्म उत्सव प्रकोष्ठ ने, जो 230 सीटों पर सुंदरकांड का पाठ कराने जा रहा है। शुरुआत कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा से हो चुकी है। 52 जिलों की हर सीट पर सुंदरकांड के 108 पाठ, रुद्राभिषेक और भागवत कथा कराने की तैयारी है। हमारा उद्देश्य है कि धर्म का जो आडंबर हो रहा है उसको रोका जाए
और इसी उद्देश्य से हम लोग अनुष्ठानों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। धार्मिक गतिविधियों को अच्छे से संचालित करने के लिए लगभग 2 वर्षों से ये प्रकोष्ठ काम कर रहा है। कांग्रेस 90% वोट बैंक पर फोकस करते हुए चुनाव में आगे बढ़ रही है, लेकिन कांग्रेस का ये एजेंडा बीजेपी के गले नहीं उतर रहा। बीजेपी कांग्रेस को ढोंगी बता रही है, तो कांग्रेस को बजरंगबली पर पूरा भरोसा है। देखिए, अच्छा है कांग्रेस सुंदरकांड का पाठ कराए, लेकिन जैसा सुंदरकांड में वर्णन है वैसा अपना चरित्र भी निभाए। अरे चुनावी हिंदू कांग्रेसियों, आपको केवल इस प्रकार के कर्म करते रहने से नहीं, आपको अपना चरित्र बदलना होगा, राजनीतिक व्यवहार बदलना होगा। माननीय कमलनाथ जी इस बात के लिए जाने जाते हैं कि मध्य प्रदेश में 108 फुट के हनुमान जी की मूर्ति का निर्माण कराने वाले पहले ऐसे नेता हैं, उन पर राजनीति कभी नहीं करते। बजरंगबली के अकाट भक्त हैं और उन भक्तों के साथ साथ हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहती है कि हम धर्म कार्य की रक्षा करते हैं और धर्म पर चलते हैं। उनका जो ढोंग है, उस ढोंग की पोल खोलने के लिए कांग्रेस का जो पुजारी प्रकोष्ठ है वो हर जगह जाकर के पूजन पाठ करेगा, हनुमान चालीसा का पाठ करेगा। बीजेपी कांग्रेस की तैयारियों से ये तो तय है कि चुनाव में अब सिर्फ धर्म और आस्था पर बहस होनी है। ये बताने की कोशिश होगी कि कौन बड़ा हिंदू है, लेकिन इस बीच मूल मुद्दे गायब रहेंगे। नवीन कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 भोपाल। मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस वादों की झड़ी लगा रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ नारी सम्मान योजना के जरिए महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा भी कर चुके हैं। अब 2 कदम आगे बढ़कर पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा ने कांग्रेस की सरकार बनने पर 100 रुपए में गैस सिलेंडर देने का ऐलान कर दिया है। हालांकि पीसी शर्मा 500 रुपए में गैस सिलेंडर बोलना चाहते थे, लेकिन उन्होंने 100 रुपए में मिलने की बात कही, जिसके बाद इसके अलावा 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी, 200 यूनिट तक हाफ बिजली बिल देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये महंगाई से लड़ने का एक तरीका है। उसके साथ ही पीसी शर्मा ने कांग्रेस की सरकार बनने पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने, स्लम एरिया में रहने वालों के मकानों की रजिस्ट्री कराने और मकान बनाने के लिए पैसे देने का भी ऐलान किया। 100 रुपये गैस सिलेंडर मिलेगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 1500 रुपये हर महिला के 18 साल से लेकर 60 साल तक के मिलेगा। 100 यूनिट मुफ्त मिलेगी और 200 यूनिट हाफ बिजली का बिल देना पड़ेगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ इन दिनों छिंदवाड़ा के दौरे पर हैं। इस दौरान वो साधु संतों से मुलाकात कर उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। कमलनाथ बड़ी माता मंदिर पहुंचे, नए मंदिर के निर्माण के भूमि पूजन में शामिल हुए। इसके बाद वे जैन मुनि के आश्रम पहुंचे, जहां पर उन्होंने उनका आशीर्वाद लिया। बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के सानिध्य में बड़ी माता मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने नंद कुमार साय पर पलटवार करते हुए कहा कि नंद कुमार साय पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, अलग अलग पदों पर पार्टी ने उन्हें स्थान दिया है, लेकिन अब उनका कांग्रेस प्रवेश हो गया है। ऐसे में अब उनकी मजबूरी है। भूपेश बघेल अब जो बोलेंगे उसे उन्हें बोलना पड़ेगा। इससे पहले नंद कुमार कांग्रेस की पोल खोल रहे थे। नंद कुमार को भारतीय जनता पार्टी की याद में रात को नींद भी नहीं आ रही। देखिए, नंद कुमार साय जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, लेकिन अब उनकी मजबूरियां हैं। इसके पहले वो कांग्रेस के पोल खोल रहे थे, अब उनको याद आ रही है भारतीय जनता पार्टी, रात को नींद भी नहीं आ रही है, छोड़कर चले तो गए हैं, तो पोल खोलने की बात आ रही है। तो जो भूपेश बघेल चाहेंगे, जो कांग्रेस चाहेंगे, नंद कुमार साय जी के मुंह से वही निकलेंगे। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर 28 मई से 31 मई तक बस्तर के दौरे पर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने विशेष रूप से हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की है। अपने पिछले प्रवास के दौरान ओम माथुर जगदलपुर, सुकमा और दंतेवाड़ा के दौरे पर थे, पर नक्सली हमले की वजह से उन्हें दंतेवाड़ा सुकमा का दौरा रद्द करना पड़ा था। इस दौरान माथुर सभी जिलों में कार्यसमिति की बैठक लेंगे और संभागीय जिला प्रभारी और पदाधिकारी बैठक में शामिल होंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल के कार्यकाल पूरा होने पर प्रदेश भर में आयोजित महा जनसंपर्क अभियान और आगामी दिनों में विभिन्न मुद्दों पर छत्तीसगढ़ सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। आदरणीय ओम माथुर जी का बस्तर के सभी जिलों में, मतलब कोंटा भी जाएंगे, सुकमा जाएंगे, नारायणपुर, जगदलपुर, रात्रि विश्राम वहाँ पर है। ये सारा प्रवास तय हुआ है 28 और 29 तारीख को। इसके अंतर्गत हमारे जिलों की बैठकें हैं, विधानसभा स्तर की बैठकें हैं, कोर कमेटियों की बैठकें हैं, ऐसे सारी बैठकों में उनका प्रवास तय हुआ है
28 मई और 29 मई। भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने रायपुर के चारों विधानसभा के कोर ग्रुप की बैठक ली और इस बैठक में पवन साय, सुनील सोनी, बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत सहित चारों विधानसभा के भाजपा के प्रमुख पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक के बाद पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि बैठक में 2023 के विधानसभा चुनाव की दृष्टि से संगठन, संरचना और आंदोलन से लेकर पोलिंग बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और विधानसभा को किस तरीके से मजबूत करें, इस पर चर्चा हुई है। कैसे चुनाव की व्यूह रचना बनाएं, जनता की समस्या को लेकर हम कैसे आंदोलन करें, इस पर मंथन हुआ है। 2023 का विधानसभा चुनाव है। उस चुनाव की दृष्टि से संगठन, संरचना, आंदोलन तीनों मुद्दों को लेकर कि हम पोलिंग बूथ से लेकर शक्ति केंद्र, मंडल और विधानसभा, इसके संगठन को कैसे मजबूत करें, उस संगठन के माध्यम से हम कैसे चुनाव की व्यूहरचना बनाएं और व्यूहरचना बनाने के लिए जनता की समस्याओं को लेकर हम कैसे आंदोलन करें। जगदलपुर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जीरम घाटी में शहीद हुए कांग्रेस के नेता और पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वे कृषि महाविद्यालय जगदलपुर में गुंडाधूर की प्रतिमा का अनावरण करने के साथ ही रीपा की संभाग स्तरीय कार्यशाला में भी प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हुए। जगदलपुर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण किया। कलेक्ट्रेट परिसर में बस्तर संभाग की पहली छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा लगाई गई है। सर्व आदिवासी समाज के चुनाव लड़ने की बात को लेकर अरविंद नेताम पर सीएम भड़क गए। उन्होंने अरविंद नेताम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से समाज को आगे करके राजनीति की जा रही है, उसका मकसद कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना है। वहीं बोधघाट परियोजना का जिक्र करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासियों की के बिना न जमीन ली जाएगी और न ही परियोजना बनाई जाएगी, लेकिन सोच है कि ओडिशा और दूसरे राज्यों की तरह सिंचाई और हाइडल प्रोजेक्ट बस्तर में बनने चाहिए। जब तक के लोगों की सहमति ना हो तब तक के कोई काम नहीं करना चाहिए। तो बस्तर के लोग सहमत हो जाएंगे, उस दिन बोधघाट प्रोजेक्ट शुरू कर देंगे, और जब तक सहमत नहीं होंगे हम नहीं करेंगे। लेकिन पानी की किल्लत है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। और जिस प्रकार से अब बस्तर के लोग खेती किसानी कर रहे हैं, बोर कर रहे हैं, तो जब बोर करेंगे तो जल स्तर नीचे जाएगा, तो पानी की कमी होगी, तो ऐसे समय में बांध की आवश्यकता महसूस करेंगे। रायपुर नगर निगम की समस्याओं को लेकर भाजपा गुड़ियारी मंडल के कार्यकर्ताओं ने खमतराई स्थित नगर निगम के जोन क्रमांक 1 और दीनदयाल उपाध्याय मंडल के कार्यकर्ताओं ने जोन क्रमांक 5 कार्यालय का घेराव किया। पूर्व मंत्री राजेश मूणत की अगुवाई में प्रदर्शन किया। राजेश मूणत ने बताया कि रायपुर नगर निगम से 8 सूत्री मांग है। प्रधानमंत्री आवास, मकान का पट्टा, वृद्धा और विधवा पेंशन, रोड, नाली, स्ट्रीट लाइट, तालाबों का सौंदर्यीकरण और साफ सफाई। मूणत ने आगे कहा कि इन मुद्दों को लेकर उनका जोन कार्यालय का घेराव का कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। अगर 1 महीने के भीतर लोगों की समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो नगर निगम मुख्यालय में बड़ा प्रदर्शन और घेराव किया जाएगा। चाहे बेतरतीबी से शहर को खोद करके पटक दिया, गड्ढों का शहर बना दिया, चाहे पाइपलाइन विस्तार के नाम पर महीनों तक गड्ढे फुटे हुए पड़े हो, कोई देख रेख नहीं है। शहर की गार्डन की व्यवस्था बदतर हो चुकी है। अगर 1 महीने के अंदर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम इससे बड़ा आंदोलन नगर निगम के अंदर करके जाएंगे। इंदौर के गांधी हॉल को निजी हाथों में सौंपे जाने की अटकलों पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने विराम लगा दिया है। बता दें कि पिछले कई दिनों से गांधी हॉल को लीज पर देने की अटकलों पर विवाद छिड़ा हुआ है और कुछ दिन पहले 119 साल पुराने गांधी हॉल को लीज पर देने की बात सामने आई थी। इस फैसले की निंदा चारों ओर हो रही थी और इसी अटकलों की उज्जैन की एक निजी कंपनी को गांधी हॉल को 50 लाख रुपए सालाना किराए पर देने का फैसला भी लिया गया था। ऐसा होने पर गांधी हॉल का रखरखाव, उसे किराए पर देने का काम और गांधी हॉल के परिसर में रेस्तरां चलाने का फैसला भी इसी कंपनी के हाथों में रहता है। इस फैसले से लोगों को निराशा हाथ लगी थी। इसके बाद से शहर में चौतरफा विरोध शुरू हुआ। इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने गांधी हॉल को निजी कंपनी के हाथ में सौंपने से इंकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि हॉल को किराए में देना तो दूर, इसके मेंटेनेंस का काम तक किसी निजी कंपनी को नहीं दिया जाएगा। नहीं, मुझे लगता है इसमें कोई विवाद की विषय नहीं है। गांधी हॉल इंदौर का धरोहर है, वो एक स्मारक है और वो किसी भी निजी हाथों में
किसी भी दृष्टि से, इवन मेंटेनेंस के लिए भी हमारी देने की कोई योजना नहीं है। स्मार्ट सिटी ने उसके बारे में जो सोचा था उनको मैंने निर्देशित किया है कि इसके बारे में निर्णय नगर निगम करेगा। ग्वालियर नगर निगम परिषद की बैठक में कांग्रेस और बीजेपी के पार्षदों ने जोरदार हंगामा किया। हालात ये हो गए कि दोनों ही दल के पार्षद एक दूसरे की टेबलों पर पहुंचने लगे और इसके बाद सभापति को बैठक स्थगित करनी पड़ी। बैठक में हंगामे की शुरुआत आउटसोर्स घोटाले को लेकर हुई, जिसमें बीजेपी पार्षदों ने आरोप लगाया महापौर की अध्यक्षता वाली कमेटी 9 महीने में जांच क्यों नहीं कर पा रही। हमारी सरकार की छवि खराब हो रही है। लोग हमसे सवाल करते हैं जब शहर में निकलते हैं कि क्या हो रहा है आउटसोर्स में, तो हमारा ये कहना है कि अधिकारी कर्मचारियों की अगर गलती से आउटसोर्स घोटाला हुआ है और संज्ञान में आया है, सामने आया है, तो MIC अभी तक उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत क्यों नहीं कर पा रही? वो क्या कारण है, क्या वजह है? कूनो नेशनल पार्क में लगातार चीतों की मौत से चीतों का कुनबा घटता जा रहा है। मादा चीता ज्वाला के 2 और शावकों की मौत हो गई। सूचना के बाद प्रशासन के साथ सरकार भी सख्ते में है। गुरुवार को शिवपुरी जिले का स्थापना दिवस भी था, जिसमें कूनो में चीता प्रोजेक्ट का प्रचार करने की प्रशासन ने पूरी योजना बना ली। PCCF GS चौहान ने बताया कि पार्क में एक शावक चीते की मौत के बाद 3 अन्य शावकों की स्थिति ठीक नहीं लग रही थी। इसे ध्यान में रखते हुए कूनो वन्य प्राणी चिकित्सकों की देखरेख में इन तीनों शावकों को रखा गया था। भोपाल में प्लाईवुड के गोडाउन में आग लगी है और गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में ये आग लगी है। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोपाल में आग लगी है, इंडस्ट्रियल एरिया में ये आग लगी है, प्लाईवुड के गोडाउन में आग लगी है। दमकल की कई गाड़ियां यहां पर मौजूद है। आग बुझाने की कोशिश इस वक्त जारी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बैठक लेकर पुलिस प्रशासन पर शहर में ड्रग पेडलर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसके बाद इंदौर पुलिस ने ड्रग पेडलर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने पलासिया और बड़ी ग्वाल टोली के 12 पत्थर इलाके में ड्रग पेडलरों के साथ ही उन्हें जमानत देने वालों के नाम के भी पोस्टर सार्वजनिक स्थान पर लगाए हैं। ड्रग्स माफिया पर बड़ी कार्रवाई के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कड़े कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। इसको लेकर कल ही मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर में पुलिस के साथ बैठक की थी और वे सभी लोग जो लगातार ड्रग्स सप्लाई में सक्रिय हैं, ऐसे लोगों को जमानत देने वाले लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की तैयारी है। तैयारी कुछ ऐसी है कि अब जो ड्रग्स सप्लाई करते हैं और लगातार ऐसे कामों में लिप्त रहते हैं, ऐसे लोगों को जमानत देने वालों को भी पुलिस अब सार्वजनिक स्थल पर उनके नाम चस्पा करेगी। कहेंगे कि ये एक आवश्यक सूचना के तौर पर जो सार्वजनिक स्थान है, क्योंकि लोग रोजमर्रा में ATM यूज़ करते हैं और ऐसे में लिखा हुआ है कि अनावधिका सरला बोरासीपति महेश बोरासी उम्र 51 साल, बड़ी ग्वालटोली पासी मोहल्ला, ये वो हैं जिनके विरुद्ध अधीन बॉन्ड की कार्रवाई की गई है, जो कहीं ना कहीं ड्रग्स में संलिप्त हैं। हाँ, अधिकारियों ने क्या कहा गया है, ये किनके नाम चिपकाए जा रहे हैं? यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि जो भी ड्रग्स पेडलर है, इनका जो भी सार्वजनिक स्थान पर है, जो मेन जगह है, वहाँ पे इनके पोस्टर लगाया जाए और इनके जो भी जमानतदार है उनका भी नाम इसमें लिखा हुआ है और जो भी ड्रग पेडलर है उनका भी नाम दिया हुआ है। आप देखेंगे कि जैसे ही ये जमानतदारों के नाम लगाना शुरू हुए हैं, लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और काफ़ी रुचिपूर्ण तरीके से देख रहे हैं कि आखिर ये क्या लगा है, क्योंकि जब ऐसे लोगों की जमानत दी जाती है तो वे फिर से बाहर आते हैं और फिर से इस प्रकार के जो गलत तरीके के धंधे हैं उसमें वापस लिप्त होते हैं और ऐसे में हमारा जो युवा है वो गलत दिशा की ओर जा रहा है और ऐसे में सख्त कदम इंदौर पुलिस विभाग द्वारा उठाए गए हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हिमरा सिसोदिया, इंदौर। हाल ही में केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग ने संचार साथी पोर्टल की शुरुआत की है और इसकी मदद से कोई भी व्यक्ति इस पोर्टल में अपना मोबाइल नंबर डालकर अपने नाम से चल रहे सिम और मोबाइल नंबरों की जानकारी ले सकते हैं। इस पोर्टल की मदद से अनचाहे नंबर को बंद करने के लिए एक क्लिक पर निवेदन भी भेजा जा सकता है, जिसके बाद टेलीकॉम कंपनियों से ग्राहकों को फोन करके सही जानकारी लेकर नंबर बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। मोबाइल टेक्नोलॉजी के एडवांस होने के साथ साथ साइबर क्राइम की संभावनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने हज़ारों की संख्या में ऐसे नंबर आइडेंटिफाई किए हैं जो फेक आईडी के ज़रिए जिनके
इशू कराया गया था। लगभग 40,000 से ज़्यादा ऐसी संख्या है जिनको फिलहाल बंद कर दिया गया है। हमारे साथ इस वक्त डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से नीरज शर्मा जी मौजूद हैं यहाँ पर, और उनसे बातचीत करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये संभावनाएं अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से डेवलप हो गई कि यदि मेरे नंबर पे कितने नंबर अलॉट है मेरे नाम पे, वो मुझे पता करना, तो कैसे पता चल पाएगा। माननीय मंत्री महोदय ने पूरे देश में ये व्यवस्था अभी लॉन्च की है। संचार साथी करके ये पोर्टल का नाम है। इसका एक डेमो करके बताएंगे सर कैसे होगा? ये संचार साथी .gov.in पे आपको जाना है। संचार साथी SANCHAR SAATHI। इसमें आपको ये 2 ब्लॉक्स मिलेंगे, दो बैनर्स मिलेंगे। एक तो ब्लॉक योर लॉस्ट मोबाइल है और दूसरा नो योर मोबाइल कनेक्शन। नो योर मोबाइल कनेक्शन में ये टैफकॉप जो लिखा हुआ है, इसमें जाएंगे। इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इसमें अपना मोबाइल नंबर जो आपका अभी चल रहा है वो डालेंगे और कैप्चा डालकर वो OTP आएगा 245500। ये देखिए आपके नाम से एक ही नंबर चल रहा है और वो यही नंबर है। अच्छा, जैसे मान लीजिए सर और भी नंबर होते, जैसे इसमें मालूम पड़ता है कि और भी कोई नंबर है, तो उसमें सारे नंबरों की लिस्ट आ जाती और उसमें फिर आप रिपोर्ट कर सकते थे। जो नंबर आपका नहीं है तो वो आप उसको नॉट माई नंबर करके रिपोर्ट कर सकते हैं, और जो नंबर आपका है लेकिन आपको अभी रिक्वायर्ड नहीं है वो आप नॉट रिक्वायर्ड करके रिपोर्ट कर सकते हैं। जो आपने कभी लिया है लेकिन अभी आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो उसको नॉट रिक्वायर्ड करके रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे नंबर जो आपको लग रहा है साफ साफ कि ये नंबर हमने नहीं लिया है कभी भी, तो उसको आप नॉट माई नंबर करके रिपोर्ट कर दें। उसके बाद ये टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के पास चला जाएगा और उसमें वेरिफिकेशन होकर बंद हो जाएगा वो। मतलब ये कॉमन मैन कोई भी कर सकता है इस चीज़ को। आपके नाम पे या आपके आईडी पे कितने नंबर अलॉटेड है, और यदि उसमें आपको ऐसा लगता है कि कोई नंबर आपका नहीं है लेकिन आपके आईडी पे शो कर रहा है, तो उसको तत्काल वहीं से आप नॉट माई नंबर करके ब्लॉक कर दीजिए, बंद कर दीजिए। इससे कहीं ना कहीं साइबर क्राइम से और साइबर फ्रॉड से बचा जा सकता है। आप कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। जिस शख्स के लिए उसने घर बार छोड़ा, अपने नाते रिश्तेदारों को छोड़ा, जिसे उसने अपनी पूरी दुनिया मानकर सब कुछ छोड़ दिया, एक दिन उसी ने दुनिया ही छोड़ दी। जी हां, प्यार से बनाए गए एक घरौंदे में जब अचानक मौत दस्तक देती है तो बहुत कुछ बदल जाता है। लेकिन तमाम त्रासदियों के बाद भी जिंदगी खूबसूरत है। जरा ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीरें किसी के भी कलेजे को भिगो कर रख देंगी। ये तस्वीर आई है छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ से, जिसमें एक थानेदार गोद में एक मासूम बच्चे को लेकर चिता को अग्नि देता हुआ नजर आ रहा है। अब चलिए इस तस्वीर के पीछे की कहानी आपको बता देते हैं। दरअसल ये जो चिता जल रही है वो एक बदनसीब निक्की वाल्मीकि की है, जिसे समाज के कायदों को किनारे कर प्रेम करने और उस प्रेम को अपनाने का बेहद बुरा सिला मिला है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के जखारा के निक्की वाल्मीकि ने कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा की सविता सिंह से प्रेम विवाह किया था। आ रहे थे, रास्ते में कार वाला हम लोग को छोड़ के भाग गया। फिर वहाँ से फिर रतनपुर में हॉस्पिटल में गए, एम्बुलेंस बुला के फिर वहीं जांच पड़ताल सब कुछ थाना पुलिस वहीं हुआ, पोस्टमार्टम में हुआ। फिर वहाँ से फिर डायरेक्ट एम्बुलेंस से यहाँ मनेन्द्रगढ़ थाना में ले गए। परिवार के लोगों ने प्रेम विवाह के बाद मुंह मोड़ लिया और दूरी की वजह से सुहाग की मौत के बाद बच्चे और शौक के साथ उसका ग्वालियर जाना मुश्किल हो गया। लिहाजा वो रोती हुई थाने पहुंची, जहां थाना प्रभारी सचिन सिंह ने पूरे स्टाफ के साथ पूरे सम्मान के साथ मृतक के 2 साल के बच्चे को गोद में उठाकर अंतिम संस्कार किया। आमजनों के सहयोग से थाना रतनपुर में जो है इसके पंचनामा कार्रवाई की गई। कोतवाली स्टाफ, साइबर स्टाफ, MCD पुलिस के साथियों के सहयोग से और आमजनों के सहयोग से इसके अंतिम संस्कार की कार्रवाई होगी। खाकी की बेरहमी की बहुत सी खबरें हम अक्सर दिखाते हैं, लेकिन खाकी वर्दी के पीछे भी खूबसूरत दिल धड़कता है। कभी कभी ऐसी तस्वीरों से भी पता चलता है ऐसी वर्दी को सलाम। सतीश गुप्ता, IBC 24 मनेन्द्रगढ़। इस बीच भिलाई से एक बड़ी खबर, जहां पर बजरंग दल कार्यकर्ता से मारपीट की गई है। विशेष समुदाय के लोगों पर मारपीट का आरोप लगा है। कार्रवाई को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता इस वक्त थाने पहुंचे हुए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए CSP भी यहां पर पहुंच चुके हैं। दोनों पक्षों को बुलाकर थाने में पूछताछ की जा रही है। छावनी थाना के कसाई मोहल्ले की घटना है। कोमल हमारी सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। कोमल, क्या अपडेट है इस खबर पर?
जी, अभी करीब आधे घंटे पहले की घटना है। वहाँ पर कसाई मोहल्ला छावनी थाना के अंतर्गत है। वहाँ पर मारपीट की एक घटना सामने आई, जिसमें एक समुदाय के साथ बजरंग दल कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई, ऐसी जानकारी लगी। और जो जिन्होंने उनके साथ मारपीट हुई वो थाने पहुंचे कार्रवाई की मांग को लेकर, और उन बजरंगी के साथ देने के उनके बाकी और सहयोगी भी वहाँ पहुंचे और लगातार कार्रवाई की मांग को लेकर के थाने में लोग जुटने लगे। और अभी कार्रवाई वहाँ चली रही है। दोनों पक्षों को बुलाया गया है। थाना प्रभारी मोनिका पांडे ने बुला करके दोनों पक्षों से पूछताछ जारी है। और मामले की गंभीरता को देखते हुए, माहौल को देखते हुए, वहाँ पर चूंकि युवक वहाँ ज्यादा संख्या में पहुंच चुके थे, तो सीएसपी छावनी भी वहाँ पहुंच चुके हैं और बड़ी संख्या में पुलिस बल भी एहतियातन वहाँ पर तैनात किया गया है। चलिए, तो संवेदनशील ये मामला नजर बनाए रखिएगा। कोमल, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। झीरम घाटी की 10वीं बरसी पर आज जमकर सियासत हुई। झीरम घाटी में हुए राजनीतिक नरसंहार को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से लेकर एनआईए पर सवाल उठाया और ये कहा कि मेरे पास झीरम घाटी का सबूत है, पर सवाल ये है कि मैं ये सबूत किसे दूं। उन्होंने कहा कि नक्सली नेताओं को बचाने केंद्र सरकार ने एफआईआर से नाम हटाया। साथ ही ये भी कहा कि जब केंद्र में हमारी सरकार होगी तब झीरम घाटी के साजिशकर्ताओं का खुलासा होगा। वहीं कांग्रेस के नेता छविंद्र कर्मा ने झीरम कांड को लेकर कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा के साथ साथ अमित जोगी का नार्को टेस्ट कराने की मांग करी। और इसके जवाब में सीएम भूपेश बघेल ने ये भी कहा कि नार्को टेस्ट तो रमन सिंह और मुकेश गुप्ता के भी होने चाहिए। सुशील आनंद शुक्ला ने रमन सिंह और उसके तत्कालीन मंत्रिमंडल का नार्को टेस्ट की मांग करते हुए यह भी कहा कि अगर एनआईए नहीं करती है तो एसआईटी करेगी। मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेताओं के आरोपों पर पलटवार करते हुए भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत धर्मलाल कौशिक, बृजमोहन अग्रवाल, सुनील सोनी और अजय चंद्राकर ने मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने कहा कि घटना के बाद में मनमोहन सिंह ने एनआईए से जांच कराई, फिर प्रशांत मिश्र की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई गई। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम के लिए झीरम संवेदना नहीं बल्कि राजनीति का मुद्दा है। अगर उनकी जेब में साक्ष्य है तो 4.5 साल हो गए हैं मुख्यमंत्री बने हुए, वो साक्ष्य निकाल क्यों नहीं रहे। जो एनआईए व्यापक रूप से जांच कर रही थी, किसके दबाव में, किसके कहने से वो एनआईए के अधिकारी गणपति और रमन्ना का नाम हटाए वो बताएं। और जिस दिन केंद्र में हमारी सरकार बनेगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और तो मेरा तो सीधा आरोप है कि रमन सिंह जी का और उनके जो उस दौरान रहे गुप्त मतलब उसमें आईजी और दोनों टीआईस और एसपी, इन सारे लोगों का नार्को टेस्ट होना चाहिए। लेकिन अमित और लखमा जी तो है, एनआईए उनकी नार्को क्यों नहीं करा रही। झीरम मामले में की जा रही बयानबाजी बेहद ही स्तरहीन और आपत्तिजनक है। झीरम मामले की जांच एनआईए कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता एनआईए से बोले जिसका नार्को टेस्ट करवाना है करवाएं, रोक कौन रहा है। एनआईए ने किसको अप्रोच किया नार्को टेस्ट कराने के लिए। नार्को टेस्ट तो रमन मंत्रिमंडल के सारे लोगों को होना चाहिए, रमन सिंह का नार्को टेस्ट होना चाहिए। मुझे लगता है कि जब एनआईए ने रिपोर्ट पेश कर दिया, देश की सर्वोच्च संस्था ने कर दिया, उस पर आगे काम कर दे। मगर इनको रिपोर्ट से मतलब नहीं है, कार्रवाई से मतलब नहीं है, इसमें सिर्फ राजनीति करने से उनको मतलब। जब उनके जेब में साक्ष्य है तो 4.5 साल मुख्यमंत्री बने हुए हो गए, वो साक्ष्य उनका निकल क्यों नहीं रहा है। क्या वो साक्ष्य देने के लिए एनआईए के पास गए। झीरम घाटी के परिजन जिनके घर में दुख है, उनके घाव को खुरेदने का काम कर रहे हैं, उसमें नमक डालने का काम कर रहे हैं। वो 5 साल बीत रहे कांग्रेस की सरकार के, और उसके बाद भी आज भी बयानबाजी कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। अब कहते हैं केंद्र में आएगी तो हम करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी के पास सब सबूत है और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी प्रत्यक्षदर्शी हैं। किसी भी एजेंसी और संघीय सरकार के ऊपर व्यवस्था नहीं है तो वो नया कानून विधानसभा में ले आए और निश्चित अवधि में जांच करवाएं। मंत्री भूपेश बघेल कहते थे कि हमारे जेब में सबूत हैं, तो उन सबूतों को सामने क्यों नहीं लाते हैं। 4.5 साल में किसने रोका है वो नाम सामने लाने के लिए। इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस की 27 मई को होने वाली बैठक टल गई है। 27 मई को दिल्ली में होने वाली ये बैठक टल चुकी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं की ये बैठक होनी थी। एआईसीसी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये बैठक लेने वाले थे।
सौरभ परियार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्यों टल गई बैठक? बिल्कुल, देखिए राहुल, ये दूसरी बार ये बैठक टली है। 25 तारीख आज ही का पहले डेट रखा गया था शाम को 6 बजे, लेकिन ये तारीख जो है 27 मई को कर दिया गया था। और कुछ देर पहले जानकारी आई है कि 27 मई को भी जो बैठक बुलाई गई थी सुबह 9:30 बजे, वो बैठक अभी अब टल गई है और आगामी जो तारीख है वो नहीं तय हो पाया है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश का भी जो कल बैठक होना था वो भी टल गया है। और ये बताया जा रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी है और मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। तो ऐसे में डीके शिव कुमार और वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धरामैया, वो जो है पहुंचे हुए हैं दिल्ली और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक लंबी बैठक जो है आगामी 2 दिनों तक होने वाली है। इसी मद्देनजर जो है बैठक अभी जो है टली गई है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों की। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सौरभ इस जानकारी के लिए। इस बीच भोपाल से भी एक बड़ी खबर, जहां पर एचयूटी आतंकी संगठन की जांच अब एनआईए करेगी। एचयूटी से जुड़ा मामला एनआईए ने केस को टेक ओवर कर लिया है। इंटरनेशनल कनेक्शन पाए जाने के बाद इसे टेक ओवर किया है। एचयूटी के फॉरेन फंडिंग, इस्लामिक स्टेट से कनेक्शन के बाद अब एनआईए इस मामले की डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेगी। जांच में सामने आया था कि एचयूटी आतंकी संगठन पाकिस्तान समेत इस्लामिक स्टेट के इशारे पर काम कर रहे थे। एनआईए जांच में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। रायपुर साइबर पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय चरस तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्करों से 2 लाख रुपए कीमत की 142 ग्राम नशीली चरस बरामद हुई है। ये तीनों आरोपी भोपाल के रहने वाले हैं। भोपाल से चरस लाकर रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में सप्लाई करते थे। आरोपी होटलों, क्लबों में चरस का ऑर्डर लेकर छोड़ते थे। साइबर सेल के नारकोटिक्स विंग ने यह कार्रवाई की है। भोपाल से आकर 2 लड़के रुके हुए हैं जो अपने पास जो है एनडीपीएस एक्ट के तहत जो प्रतिबंधित सामग्री चरस रखे हुए हैं। जब होटल में जाकर कमरे पे चेक किया गया तो वहाँ पर 3 व्यक्ति मिले, जिसमें 2 जो है भोपाल के निवासी और एक यहीं रायपुर का निवासी है। उनसे 142 ग्राम चरस जब्त किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए है। इन तीनों को जो है एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार करके इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। रायपुर में रेलवे पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। जीआरपी पुलिस के मुताबिक ट्रेनों में चेकिंग के दौरान पूरी एलटीटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के B6 कोच से दोनों आरोपियों को पकड़ा गया। दोनों संदेही यात्रियों से पूछताछ करने पर पता चला कि एक तस्कर दिल्ली का रहने वाला है, जबकि दूसरा चंडीगढ़ का। दोनों तस्करों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उड़ीसा के ढोकानाल से गांजा खरीदकर भूसावल होते हुए दिल्ली और चंडीगढ़ ले जा रहे थे। प्लेटफॉर्म नंबर 2 में आने पर उसके चेक के दौरान B6 बोगी से 2 संदिग्ध युवक सामान सहित उतर करके जाने की कोशिश की, जिन्हें रोक करके पूछताछ किया गया। 48 किलो गांजा कुल 4,80,000 रुपये का जब्त किया गया है। बिलासपुर में सट्टा से जुड़ा एक बड़ा और गंभीर मामला सामने आया, जिसमें शहर के कुछ छात्रों को झांसा देकर सटोरियों और उनके साथियों ने बैंक खाता खुलवा लिया और उन खातों में सट्टे का करीब 50 करोड़ का लेन देन किया। अब छात्रों को इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस थमाया तो मामले का खुलासा हुआ। अजय सिंह ने एक रिपोर्ट लिखवाई थी कि उसके और उसके कुछ साथियों के ICICI बैंक में जो खाते हैं उनमें ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है, जिससे उनको इनकम टैक्स का नोटिस आया था। इसके बेसिस पे जांच पड़ताल की जा रही है और का कहना है कि ये इनके अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन हुआ है इन्होंने नहीं किया है, तो इसकी जांच की जा रही है। दुर्ग जिले में स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही अब किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नर्सिंग होम एक्ट लागू होने के बाद पहली बार प्रशासनिक स्तर के अधिकारी नर्सिंग होम, हॉस्पिटल की जांच करेंगे। इसके लिए कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने आदेश जारी कर दिया है। इसमें 41 प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी इसमें लगाई गई है। जिले में 20 अगस्त 2013 से नर्सिंग होम एक्ट लागू है।
ये संयुक्त टीम जो है वो हर नर्सिंग होम पे जाएगी और अभी हमारे पास 378 करीब ऐसे सभी लोग हैं जिसमें नर्सिंग होम भी है, एलोपैथिक भी क्लिनिक है, आयुर्वेदिक क्लिनिक भी है। इन सभी पे हमारी जांच रहेगी, जांच करेंगे। हाँ, लाइसेंस के अगर कोई अस्पताल चल रहा है तो उस पर भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे उस पर। गर्मी की छुट्टियां समाप्ति की ओर है और इसी के साथ ट्रेनों में फिर से भीड़ बढ़ने लगी है। रेलवे भले ही कंफर्म टिकट उपलब्ध कराने के लाख दावे करे, लेकिन अभी भी लोगों को तत्काल कोटे की टिकट पाने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। रायपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर आरक्षण केंद्र में रोजाना सुबह तत्काल कोटे के लिए टोकन के लिए लाइन लगानी पड़ती है और लोगों में जमकर झुमाझटकी भी देखने को मिलती है। रायपुर रिजर्वेशन काउंटर पे ये रोज़मर्रा की स्थिति हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से सुबह तत्काल के टाइम पे लोगों की भीड़ हो जाती है और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं रहते हैं, जिसके कारण यहाँ पर लोगों में झूमाझटकी होती है। स्लीपर के साथ साथ एसी के लिए जो तत्काल कोटे की सीट लेने के लिए मारामारी है, उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुबह 9:30 बजे से टोकन देने का सिस्टम है, लेकिन उसके पहले ही इतनी संख्या में लाइन लग जाती है। दरअसल छुट्टियों का सीज़न समाप्त हो रहा है और हर कोई अपने अपने घर वापस जाना चाह रहा है। क्या दिक्कत हो रही, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब बीच में आके घुस रहे हैं सर लोग। ये रोजमर्रा की स्थिति हो गई, यहाँ पर इतनी दिक्कतें होती है। क्या लगता है सुरक्षा के इंतजाम कम होती है, पर्याप्त है? अब वो तो जबरदस्ती बीच में घुस गए, लेकिन किसी पुलिस वाले भी आते हैं तो कुछ सुन भी नहीं रहे हैं। ये ना यहाँ पर यात्री लोग हैं जो टिकट कराने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर और काफ़ी देर से लाइन में खड़े और साफ कहना है कि कहीं ना कहीं शायद कुछ दलाल इसमें है और जिस वजह से वो हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि लगातार ये आए दिन की स्थिति हो गई है यहाँ पर और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं होते, जिस वजह से यहाँ कैमरामैन किशोर के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। अमृत मिशन योजना को लेकर रायगढ़ नगर निगम की लापरवाही लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। कई वार्डों में दोनों टाइम पानी तक नहीं मिल पा रहा है। योजना के तहत 325 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाने के साथ नया वाटर फिल्टर प्लांट भी तैयार किया गया। प्लांट शुरू होने के पहले निगम ने शहर के वार्डों में लगे 237 बोर पंप को निकाल दिया है। अमृत मिशन के माध्यम से नगर निगम ने गर्मी के पहले और निगम द्वारा अब पानी की टैंकर की व्यवस्था भी उतनी नहीं कर पा रहे हैं कि वो उस एरिया में पानी भेज सके। सभी वार्ड के बोर को निकलवा दिया। लगभग 90% से ज़्यादा वार्डों में बोर को निकाल चुके हैं। 2-4 जगह कहीं बचे होंगे तो बचे होंगे। अभी अमृत मिशन के तहत 24 घंटा पहले तो देने का इन्होंने वादा किया था, लेकिन मुश्किल से 2 ही बार ये या कहें तो एक बार ये जल आपूर्ति कर पा रहे हैं। जल स्तर काफी नीचे गिर गया है, इसलिए पानी की समस्या बनी हुई है। अभी बोर गर्मी के समय में बोर खराब हो रहा है तो इसमें बनाने के लिए भी टाइम लग रहा है, 1 दिन 2 दिन। इसी को देखते हुए अमृत मिशन का पानी भी चालू हुआ है। जिस क्षेत्र में नहीं हुआ है वहाँ टैंकर के माध्यम से पानी का जो पहुँचा रहे हैं ताकि आम जनता को समस्या ना हो। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच एक बार फिर से सीमा विवाद सामने आया है। देवभोग इलाके में एक सड़क को ओडिशा और छत्तीसगढ़ दोनों के सरपंचों ने अपने अपने राज्य का होना बताकर उसमें काम किया। और आपको बता दें कि जिस सड़क पर कुछ समय पहले छत्तीसगढ़ के कैट पदक गांव के सरपंच ने 2 पुलिया का निर्माण किया, शासकीय राशि से करवाया, अब उसी सड़क को अपना बताते हुए ओडिशा के कुसुमजोर के सरपंच ने मनरेगा से उसमें मुरुम डलवाकर काम शुरू कर दिया है। रोड का विवाद है, सीमा का विवाद है और ये जो रोड है वो कुछ जगह छत्तीसगढ़ की सीमा में पूरा दिखा रहे हैं और कुछ जगह उड़ीसा की सीमा में पूरा दिखा। केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो ओवरलैप नहीं होती है। कोई भी अगर निर्माण कार्य होता है तो वो ओवरलैप नहीं होती है। उसमें अगर कोई एक बार अगर काम हो जाता है तो 3 साल तक वहाँ पे वही काम करेगा। 3 साल के बाद फिर दूसरी स्वीकृति हो सकती है, जैसा भी सीओ साहब ने भी हमको इस संबंध में बताया है। और अब आइए देखते हैं देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरें बिग न्यूज में। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा नए संसद भवन का मामला। जनहित याचिका दायर कर राष्ट्रपति से उद्घाटन कराने की मांग। विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन कराने का किया अनुरोध। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच जो फिर गरमाया सीमा विवाद। गरियाबंद के देवभोग इलाके में एक सड़क को अपना बताकर छत्तीसगढ़ और ओडिशा के सरपंचों ने किया काम।
छत्तीसगढ़ में सहायक प्राध्यापकों की परिवीक्षा अवधि और वेतन की जगह स्टाइपेंड देने के नियम को हाईकोर्ट में दी गई चुनौती। हाईकोर्ट ने राज्य शासन, यूजीसी, पीएससी और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए सख्त निर्देश दिए हैं। कहा 2 हफ्ते के भीतर राज्य सूचना आयोग मोबाइल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी सुनवाई शुरू करे। छत्तीसगढ़ राज्य चुनाव आयोग ने पंडवानी गायिका पद्मश्री उषा बारले और पंथी नर्तक पद्मश्री राधेश्याम बारले को छत्तीसगढ़ आइकॉन का स्टेट का आइकॉन बनाया। कलेक्टर ने बधाई देते हुए कहा कि उनके स्टेट आइकॉन बनने से वोटर्स अपने मताधिकार के प्रति जागरूक हैं। धार जिले में अवैध शराब माफिया के हौसले बुलंद हैं। ट्रक से शराब परिवहन करते 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ट्रक से भारी मात्रा में शराब भी जब्त किया गया है। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतने, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।